Transformations in the global political realm, especially the tectonic shift in Middle Eastern geopolitics, has once again confirmed the fact that the United States no longer enjoys the status of superpower and hegemon, and that the era of unipolarity has become part of the past. Undeniably, it was the inward-looking posture and zero-sum approach of United States that necessitated the need for an alternative and a reliable actor to play a more responsible and constructive role to maintain global peace and stability. Such realizations resultantly invited China to play the role of peacekeeper, peace broker, and peace maintainer. The country, after upholding a more responsible role, is engaged in bringing nations together for a prosperous and sustainable future marked by respecting state sovereignty, adhering to the principles of non-interference and intervention, and collective security. आज की सिटिंग में हम नॉर्मलाइजेशन को पढ़ेंगे बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड ईरान। इसमें हम पढ़ेंगे दोनों नेशंस का क्या इंटरेस्ट इस नॉर्मलाइजेशन से सर्व होगा, कैसे प्रिपेयर हुए टू स्टार्ट अ न्यू बिगिनिंग टू एड येट अनदर चैप्टर टू देयर रिलेशंस। इस सिटिंग में हम देखेंगे कि चाइना का क्या इसमें रोल है, यूएस का क्या रिस्पॉन्स आएगा या पॉसिबल क्या रिस्पॉन्स यूएस का होगा। फिर हम देखेंगे कि मिडिल ईस्ट में जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ब्लॉक्स हैं इन द फॉर्म ऑफ I2U2 लेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स एंड अ सिक्योरिटी ब्लॉक बिटवीन ईरान, रशिया एंड चाइना, इन ब्लॉक्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। फाइनली हम इस सिटिंग में देखेंगे कि इस पूरी सिचुएशन और डेवलपमेंट के बाद कंट्रीज लाइक पाकिस्तान के लिए क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं एंड क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। Yes, LA people, I believe you're doing great and I welcome and appreciate your presence in Cuckoo's Study Lab. टॉपिक को प्रॉपर वे में स्टार्ट करने से पहले सर्टेन प्रायर नॉलेज और इन्फॉर्मेशन का होना मेंशन करना मस्ट है। लाइक दुनिया में जहाँ कहीं भी कोई भी इशू हो, कोई भी क्राइसिस हो या कोई डेवलपमेंट हो, उस केस में जो मेजर पार्ट्स हैं या इन्फ्लुएंशियल पार्ट्स हैं, नोटेबली यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना, उनकी प्रेजेंस और उनकी जो फिलॉसफीज हैं उनको समझना मस्ट है। क्योंकि सऊदी अरेबिया एंड ईरान रिप्रोचमेंट या नॉर्मलाइजेशन को अगर हम यहाँ पे पिन पॉइंट करके देख लें तो इस डेवलपमेंट ने इस बात को कंफर्म किया है कि सऊदी अरेबिया, ईरान एंड बाकी जो नेशंस हैं जो कि पार्ट ऑफ ब्री हैं, उन्होंने चाइनीज़ के मॉडल को, चाइनीज़ फिलॉसफी को, चाइनीज़ के डेवलपमेंटल जो मॉडल है उसको बाय किया है एट द एक्सपेंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जिस फ्रेमवर्क को लेकर यूनाइटेड स्टेट्स ग्लोबल पॉलिटिक्स की सरफेस पर आया, वो एक जीरो सम इंफ्रास्ट्रक्चर या एक फ्रेमवर्क या मैकेनिज्म रहा। क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ने इन वन वे और अदर अपने इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज किया, अपने इंटरेस्ट को अटेन करने के लिए बाकी नेशंस के इंटरेस्ट को हर्ट किया यूनाइटेड स्टेट्स ने। सिमिलरली द कंट्री हैज़ बीन इन्वॉल्विंग ओवर्ट एंड कोवर्ट इंटरवेंशंस, for instance toppling regime in Iran and so on. So ईरान एंड सऊदी अरेबिया के बीच में जो एक नॉर्मलाइजेशन है ये कंफर्म करती है कि दुनिया या बाकी जो नेशंस हैं वो चाइनीज़ जो फिलॉसफी है उसको बाय करने के लिए रेडी हैं। सो बैक टू द टॉपिक। जो टॉपिक आज हमारे पास अंडर डिस्कशन है उसमें हम कंप्रिहेंसिवली देखेंगे सऊदी अरेबिया एंड ईरान रिप्रोचमेंट अचानक से कैसे हुआ। फिर हम देखेंगे कि ऐसे कौन से फोर्ड लाइंस थे इन दो नेशंस के बीच में जिनकी वजह से इनके बीच में कोऑपरेटिव या फंक्शनल रिलेशंस, दोनों नेशंस क्यों फंक्शनल एंड वर्किंग रिलेशंस को एंजॉय नहीं कर सके, वो कॉज हम देखेंगे। आगे देख लेंगे कि ऐसे कौन से ट्रांसफॉर्मेशंस अकर हो रही हैं ग्लोबल पॉलिटिकल रेल्म में जिसकी वजह से सऊदी अरेबिया एंड ईरान ने ये डिसाइड किया कि नाउ इज द टाइम टू नॉर्मलाइज देयर रिलेशंस एंड टू किक स्टार्ट अ न्यू डिटेंट इन वेस्ट एशिया। फिर हम देखेंगे कि क्या इरिटेंट्स हैं, यानी कि फ्यूचर में ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं या वो कौन से आर्सेनल्स हैं जो कि ईरान एंड सऊदी अरेबिया के बीच में जो एक रिलेशन जो नॉर्मलाइज हो रहा है उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं। फाइनली इस लेक्चर को हम पाकिस्तान के साथ लिंक करेंगे और हम देखेंगे कि पाकिस्तान के लिए सारी सिचुएशन में क्या प्रोस्पेक्ट्स पाकिस्तान के डिस्पोजल पर अवेलेबल हैं, चैलेंजेस पाकिस्तान के लिए क्या हैं एंड पाकिस्तान कैसे इस सिनेरियो को पॉजिटिवली यूटिलाइज कर सकता है और अपनी इंगेजमेंट और पाकिस्तान का जो एक ट्रेडिशनल अफेयर रहा या इन्फ्लुएंस रहा है मिडल ईस्ट में उसको पाकिस्तान कैसे रिस्टोर कर सकता है। ये वो एरियाज है जो आज की सिटिंग में हम देखेंगे। सो स्टार्टिंग एज ऑलवेज विद इंट्रोडक्शन एंड मेंशनिंग सर्टेन स्टेटमेंट्स ऑफ नोटेबल फिगर्स। लाइक अगर यहाँ पे फर्स्ट बात करने यूएस का जो फॉर्मर यूएस का जो डिफेंस सेक्रेटरी रहा है जेम्स मैटिस, उनके अकॉर्डिंग नेशंस विद अलाइज थ्राइव एंड विदाउट देम दे विथर।
यानी इनका कहना यह है कि इस सेंचुरी में वो नेशंस जिनके फ्रेंड्स एंड अलाइज हों वो प्रॉस्पर कर सकते हैं, एंड इन द एब्सेंस ऑफ फ्रेंड्स एंड अलाइज इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर नेशंस टू लीव फ्रॉग इनटू अ बेटर फ्यूचर। एक बात ये है, यानी ये सारे वो पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं जिनके थ्रू हम अपने आर्ग्यूमेंट्स को सब्सटेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट, नो वन इज सेफ इन एन एरा ऑफ पॉलीक्राइसिस अंटिल एवरीवन इज सेफ। यूनाइटेड नेशंस की एक रिसेंट रिपोर्ट में एक टर्म यूज हुई है पॉलीक्राइसिस, यानी कि जो हमारे पास करंट इरा है उसको इस रिपोर्ट ने कहा है कि इट्स एन एरा ऑफ पॉलीक्राइसिस, यानी इस इरा में मल्टीपल क्राइसिस है रेंजिंग फ्रॉम क्लाइमेट चेंज, फूड इनसिक्योरिटी, टेररिज्म, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन एंड सो ऑन। सो कोई भी नेशन सिक्योर नहीं हो सकती, सेफ नहीं हो सकती जब तक उसके जो रिलेशंस हैं विद रीजन एंड रीजनल कंट्रीज वो अच्छे ना हों। एक बात ये है, यानी ये पॉइंट्स इस वजह से बता रहे हैं कि सऊदी अरेबिया एंड ईरान ने क्यों रिलेशन नॉर्मलाइज किए, तो उस डेवलपमेंट को हम इन नोटेबल स्टेटमेंट्स के थ्रू बेक कर रहे हैं या कोशिश करें कि एक ग्राउंड सेट करें। नेक्स्ट, इन रीजनल सिक्योरिटी कम्प्लेक्स, बेरी बुजन को यहाँ पे कोट कर रहा हूँ, द वेल बीइंग एंड सिक्योरिटी ऑफ वन नेशन हिंजेस लार्जली ऑन स्टेबिलिटी इन एंड सिक्योरिटी ऑफ द अदर। बेरी बुजन के बारे में काफ़ी टाइम अपने डिफरेंट लेक्चर्स में मैं बात करता रहा हूँ, और इनकी जो थ्योरी है रीजनल सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स थ्योरी, उस थ्योरी में बेरी बुजन एक्सप्लेन करते हैं कि जो करंट इरा है इसमें एक कंट्री की जो वेल बीइंग है, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी है, वो डिपेंड करती है ऑन सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ द अदर। तो ये डिफरेंट रीजन्स को, डिफरेंट एरियाज को एक टर्म यूटिलाइज करते हैं एक्सप्लेन या एक्सप्रेस करने के लिए, सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स और सिक्योरिटी कंपाउंड। फॉर इंस्टेंस मिडल ईस्ट एक सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स है जिसमें इन्फ्लुएंशियल पार्ट्स या जो राइवल्स रहे सऊदी अरेबिया एंड ईरान। तो इस बेरी बुजन की सिक्योरिटी थ्योरी के अकॉर्डिंग सऊदी अरेबिया एंड ईरान की सिक्योरिटी तब तक इंश्योर नहीं हो सकती जब तक दोनों नेशंस के बीच में रिलेशन नॉर्मल नहीं होते, जब तक दोनों नेशंस कंबाइंडली एंड इन अ कंसर्टेड मैनर एफर्ट्स को पुट इन नहीं करते टू इंश्योर बेटर एंड अ कंडीसिव इन्वायरमेंट इन द रीजन। सो ये हमारे पास ऐसे सर्टेन नोटेबल स्टेटमेंट्स हैं जिनके थ्रू हम अपने स्टार्ट को एक अच्छा बना सकते हैं। लेक्चर की जो सेकंड हमारे पास हेडिंग है वो ब्रीफ बैकग्राउंड है ऑफ ईरान सऊदी अरेबिया राइवलरी। इस सेक्शन में हम पढ़ेंगे कि ऐसे कौन से फोल्ड लाइंस थे बिटवीन दीज टू कंट्रीज जिनकी वजह से उनके बीच में रिलेशंस वर्किंग नेचर के नहीं थे। जैसे यहाँ पे पॉइंट फॉर्म में मैंने मेंशन किया है, कोशिश की है कि कम टाइम में आप लोगों को क्लियरली मैं समझा सकूँ। हाईलाइट यहाँ पे जो टर्म्स हैं उनको आप लोगों ने फोकस करना है क्योंकि यही फोल्ड लाइन्स है जिनकी वजह से सऊदी अरेबिया एंड ईरान के बीच में राइवलरी रही। फर्स्ट, रिलीजियस डिवीजन या सेक्टेरियन डिवीजन जिसको आप कह सकते हैं, फ्यूलिंग acerbity, arresting tendencies of regional interconnectedness and depriving West Asia of peace and stability, balkanizing the region and offering breeding ground for external powers to rule and exploit these nations. Self-explanatory. Second point, B. The Iranian Revolution sending shockwaves and threatening the self-proclaimed leadership role of Saudi Arabia. आप लोगों को पता है 1979 का जो रिवोल्यूशन है ईरान में, उस रिवोल्यूशन के बाद सऊदी अरेबिया का जो परसेप्शन था या जो इमेज था ईरान का वो डिटीरियोरेट होना शुरू हुआ क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग या सऊदी ऑफिशियल्स का मानना या उनका ये समझना था कि ईरान में रिवोल्यूशन का मतलब ये है कि जो उस रिवोल्यूशन का जो इफेक्ट है वो स्पिल ओवर करेगा इनटू सराउंडिंग कंट्रीज। तो जो इनका जो एक अथॉरिटेरियन पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर या पॉलिटिकल जो फ्रेमवर्क है सऊदी अरेबिया में वो कोलैप्स कर जाएगा इन द आफ्टरमेथ ऑफ ईरानियन रिवोल्यूशन। तो इस बात की वजह से या ईरानियन रिवोल्यूशन की वजह से सऊदी अरेबिया का जो इमेज था रिगार्डिंग ईरान डिटीरियरेट हुआ, साथ ही साथ सऊदी अरेबिया का जो थ्रेट परसेप्शन था वो फर्दर एग्जैसरबेट हुआ, तो रिलेशंस खराब हो गए। सी पॉइंट, यूएस इन्वेजन ऑफ एंड फेलर इन इराक पुटिंग द कंट्री इनटू ईरान्स लैप टू सऊदी अरेबिया डेट्रीमेंट। 2003 में यूनाइटेड स्टेट्स ने इराक को इन्वेड किया था ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन इन इराक। अब इस वॉर के बाद यूनाइटेड स्टेट्स अपने पर्पसेस को अटेन करने में नाकाम रहा है, यहाँ से विड्रॉ कर गया इराक से। रिजल्टेंटली ईरान और इराक के बीच में जो रिलेशंस अदरवाइज अच्छे नहीं थे नॉर्मलाइज होना शुरू हो गए, फ्रेंडली रिलेशंस बनना शुरू हो गए बिटवीन ईरान और इराक, जिसकी वजह से सऊदी अरेबिया का जो एक ट्रेडिशनल जो उसका इन्फ्लुएंस था या जो रिलेशंस थे इराक के साथ वो डिटीरियोरेट होना शुरू हो गए, या इराक ने अपने आप को डिस्टेंस किया फ्रॉम सऊदी अरेबिया और ईरान के साथ रिलेशंस बिल्डअप करना शुरू किया। इस डेवलपमेंट की वजह से सऊदी अरेबिया ने इसको ऐसे परसीव किया कि ईरान इज ट्राइंग टू विन allies in the region or friends in the region so as to encircle and confront सऊदी अरेबिया। एक इशू यहाँ पे दोनों के बीच में ये रहा।
डी पॉइंट, यमन क्राइसिस। आप लोगों को पता है यमन क्राइसिस एक ऐसी सिचुएशन रही मिडल ईस्ट में जहां पे सऊदी अरेबिया एंड ईरान दो डिफरेंट ग्रुप्स को या दो डिफरेंट सेक्शंस को सपोर्ट करते रहे। ईरान की अगर बात कर लें तो पहले आप बात करते हैं यमन की बात। यमन एक ऐसा मुस्लिम कंट्री है जहां पे मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है वो शिया है, जबकि जो गवर्नमेंट है वो सुन्नी है। तो इस केस में ईरान सपोर्ट करता रहा है एक रेबल ग्रुप को जिसको हम हुथीस कहते हैं, जबकि सऊदी अरेबिया जो है वो यमन की जो सुन्नी गवर्नमेंट है उसको सपोर्ट करती रही है, जिसको यहाँ पे मैंने मेंशन किया है हादी की जो गवर्नमेंट है। सो यहाँ पे ये पॉइंट्स चूंकि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, आई बिलीव आप लोगों को समझ आ जाएगा देख के ही। पॉइंट फर्स्ट मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, ईरान बैकिंग हुथीस अगेंस्ट हादी गवर्नमेंट ऑफ यमन। पॉइंट second, Saudi Arabia supporting Yemeni government against Houthi rebels and launching a massive bombing campaign joined by Western nations, notably United States. अब इस वॉर में सऊदी अरेबिया हुथीस को कन्फ्रंट कर रहा है, जबकि ईरान जो है वो रेबल्स को सपोर्ट कर रहा है। Saudi Arabia supporting government of Yemen, whereas Iran is supporting financially and through weapons Houthi rebels. Point third, covert involvement of Russia and subsequent failure of Saudi Arabia and US led efforts to disrupt Houthi supply lines discredited the military acumen of West and Saudi Arabia. यमन क्राइसिस में जब सऊदी अरेबिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स ने कंसर्टेड कैंपेन जो है ना शुरू किया या अटैक्स करना शुरू किए हूथी रिबल्स पर, तो उस केस में रशिया भी इन्वॉल्व हो गया। ईरान तो था ही, रशिया की इन्वॉल्वमेंट की वजह से जो सऊदी अरेबिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स के जो एम्बिशंस थे वो फुलफिल नहीं हो सके। तो इस सिचुएशन के बाद जो एक वॉर लाइक सिचुएशन थी वो टिल्ट हुई इन फेवर ऑफ हुथीस। सो जो कैंपेन रही सऊदी अरेबिया और यूएस की वो फेल यहाँ पे हुई। इस फेलर की जो मैनिफेस्टेशन है, प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन, वो हमें यहाँ से पता चल जाता है कि रिसेंटली जैसे हुथीस ने मिसाइल अटैक्स किए सऊदी अरेबिया की ऑयल फैसिलिटीज़ पर, तो इससे पता चल जाता है कि यूएस की जो स्ट्रेटजी रही वॉर स्ट्रेटजी वो फ्लॉट वन थी। सिमिलरली सऊदी अरेबिया को यह समझ आ गई कि द यूएस इज नो लॉन्गर इन ए पोजीशन टू प्रोवाइड सिक्योरिटी गारंटीज टू द रीजन, स्पेसिफिकली सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट, और यमन क्राइसिस की वजह से भी दोनों जो नेशंस हैं सऊदी अरेबिया एंड ईरान रिलेशंस बिटर थे इनके। सीरिया वॉर, सीरिया में जो केस है वो अपोजिट है यमन के। जैसे कि यहाँ पे सीरिया एक ऐसी गवर्नमेंट, एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो सुन्नी है, जबकि जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पे बशर अल असद जो कि शिया हैं उनकी गवर्नमेंट है। इस वॉर में ईरान बशर अल असद रजीम को सपोर्ट कर रहा है या करता रहा है, जबकि सऊदी अरेबिया जो है ना डिफरेंट रेबल ग्रुप्स को सपोर्ट करता रहा है। पॉइंट 1 में मैंने लिखा है ईरान बैकिंग बशर अल असद रजीम against its opponents, whereas Saudi Arabia was assisting the Syrian rebels and jihadist groups like आर्मी ऑफ इस्लाम है, जाइश अल फतह है, एहरार अल शाम है अगेंस्ट द असद रजीम। इस वॉर में भी जैसे ऊपर हमने बात की रशिया डायरेक्टली इन्वॉल्व यहाँ पे था, क्योंकि रशिया एंड सीरिया के बीच में ट्रेडिशनल रिलेशंस ट्रेडिशनली अच्छे थे। तो रशिया की इन्वॉल्वमेंट के बाद सीरिया की जो वॉर है या सीरियन जो वॉर थी वो इस्केलेट होने से बचाई गई, या रशियन इन्वॉल्वमेंट की वजह से सीरियन जो वॉर है वो फर्दर इस्केलेट नहीं हुई। तो इस वॉर में भी यूनाइटेड स्टेट्स की जो सिक्योरिटी एंड वॉर मशीनरी थी वो फेल हो गई, जिसकी वजह से सऊदी अरेबिया का जो परसेप्शन था वो फर्दर डिटीरियोरेट एंड एग्जैसरबेट हुआ कि यूनाइटेड स्टेट्स की जो वॉर जो स्ट्रेटजी है वो फ्लॉड वन है। सो ये हमारे पास एक और ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से दोनों के बीच में रिलेशंस अच्छे नहीं रहे। फाइनली यहाँ पे पॉइंट जो थर्ड मेंशन किया है, राइज ऑफ आईएसएस, US-led coalition strikes and Russian entry into play। जैसे हमने की है सीरिया में जो ISIS की जो राइज था उसके राइज की वजह से यूनाइटेड स्टेट्स ने इनके राइज को रोकने में यूनाइटेड स्टेट्स नाकाम हुआ। उसके फेलर की वजह से यहाँ पे रशिया इंटर हुआ और रशिया ईरान ने मिल के काफ़ी सिचुएशन को कंट्रोल किया था यहाँ पे। तो एक सीरियन वॉर एक फोल्ड लाइन है बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड ईरान। Point F, execution of Shia religious and spiritual leader Sheikh Nimr al-Nimr rupturing Iran-Saudi Arabia diplomatic relations। निमर एक शिया लीडर थे सऊदी अरेबिया में। अरब स्प्रिंग के बाद इनके ऊपर ये ब्लेम लगाया गया था फ्रॉम सऊदी ऑफिशियल्स कि दिस रिलीजियस स्कॉलर वाज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन अरब स्प्रिंग एंड ही वाज इन्वॉल्व इन इनसाइटिंग पीपल ऑफ नेशनल्स ऑफ सऊदी अरेबिया टू प्ले ऑड्स अगेंस्ट देयर गवर्नमेंट। यानी कि सऊदी ऑफिशियल्स का ये मानना था कि ये जो रिलीजियस स्कॉलर हैं ये सऊदी नेशनल्स को इंसाइट कर रहे हैं कि वो अपनी नेशन या अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट रेबल करें
और अरब स्प्रिंग की जो एंट्री है उसको इंश्योर करवाए इनटू सऊदी अरेबिया। तो इस ब्लेम की बेस पे सऊदी गवर्नमेंट ने, सऊदी ऑफिशियल्स ने इस रिलीजियस स्कॉलर को एग्जीक्यूट किया। इनके एग्जीक्यूशन के बाद जो इमीडिएट जो रिस्पॉन्स आया वो ये था कि ईरानियन नेशनल्स ने सऊदी एम्बेसी है उसके ऊपर अटैक किया एंड स्टॉर्म द एम्बेसी, रिजल्टिंग इन इवैक्यूएशन ऑफ सऊदी डिप्लोमेटिक मिशन फ्रॉम ईरान। और इस इवैक्यूएशन की वजह से जो रिलेशंस या एक चैनल था दोनों के बीच में, कनेक्शन या कम्युनिकेशन जो चैनल था इन द फॉर्म ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस, वो डिस्कनेक्ट हो गया। तो जिसकी वजह से फर्दर दोनों के बीच में जो रिलेशंस थे वो डिटीरियरेट हुए। फाइनली यहाँ पे लिखा है प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल पावर्स इन द रीजन एडिंग मोर टू ईरान एंड सऊदी अरेबिया कोल्ड वॉर। जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स यहाँ पे इन्वॉल्व में, यार अदर यहाँ पे प्रेजेंट रहा है, रशिया यहाँ पे है, एंड ऐसे मेजर पार्ट्स की जो प्रेजेंस है यहाँ पे, इसकी वजह से सऊदी अरेबिया एंड ईरान के बीच में जो एक कोल्ड वॉर जिस लाइक सिनेरियो यहाँ पे था, उस सिचुएशन की वजह से दोनों नेशंस वर्किंग रिलेशंस को टेलर करने में या वर्किंग रिलेशंस को इस्टेब्लिश करने में नाकाम रहे। ये हमारे पास ऐसे सर्टेन फोल्ड लाइंस थे जिनकी वजह से सऊदीया एंड ईरान के बीच में रिलेशंस अच्छे नहीं थे।